हम सफलताओं और असफलताओं की समीक्षा कर ये पाठ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं वही करो जो इसने किया और उसने किया, उससे बचो। अगर हमारे पास कोई जादुई छड़ी होती तो हम ये जान पाते कि इन परिणामों का कितना अनुपात ऐसे कार्यों के कारण है जो दोहराए जा सकते हैं, बनाम अनियमित जोखिम और भाग्य की भूमिका जो इन कार्यों या उस पर और धकेलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। हमारे पास दिमाग है जिसे हम अधिक बारीकी से बगैर सरल उत्तर चाहिए। इसलिए उन विशेषताओं को पहचानना जो हमें अपनानी चाहिए या जिससे बचना चाहिए बेहद कठिन हो जाता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की ही तरह बेतहाशा सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कार्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए बस कुछ व्यापारिक करार पूरे ही किए थे। उसके लिए एक व्यवसाय सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर वह करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी है वो किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान, जॉन, वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार ये था, इस रवैये के कारण ही वे इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग को अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए और कैसे भी अपना काम किया। वैंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे, इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी, उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह से रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई। इसलिए यहाँ पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप एनरॉन की इसके लिए आलोचना करते हैं। शायद इसमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला, जबकि दूसरा जोखिम के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉल्फेयर की कहानी भी ऐसी ही है। उनका बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकना। एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर के समान कहा था। इतिहासकार द्वारा अक्सर शातिर व्यवसाय होशियार के रूप में दर्शाया गया है। शायद वो भी था। लेकिन वृतांत, तुमने पुराने नियम कानूनों की नवरचना के आड़े नहीं आने दिया। तुमसे एक अपराध किया है, मैं कब बदलता है? या फिर वृतांत को, रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करो। मैं बदलने के लिए कहानी में कितनी फेरबदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उनके पास थी और उसने काम भी किया। लेकिन उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफ़ी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित लेखा न दें तो वे अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेशक के जनक और वॉरेन बफे के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता GEICO स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विधिकरण के नियम का तोड़ रख दिया जिसे ग्राहम ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहाँ निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहाँ स्थित है, मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GEICO बोनेंजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय। क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग प्रतिभावान हैं क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $1 बिलियन में उनकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमों के लिए यहाँ यह सबक है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं। अनगिनत सौभाग्य लीवरेज का परिणाम है। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके
उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान है। प्रेरक रूप से निर्भीक और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस पश्च दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, ये पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी दो बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती है। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए, जब आप ये मानने चलें कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर है। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहां उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो। लेकिन याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति, सीईओ या वे जो बुरी तरह असफल हुए, जो खबरों में रहते हैं। और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है, उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित होता है। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य बोध के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा, उतना ही अधिक वो आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफे की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है, क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका विश्वसनीयता से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, ये समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं वे अधिक खुश रहते हैं। और ये एक व्यापक और सामान्य अवलोकन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वे कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वे क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे इत्यादि। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय शख्सों के अध्ययन से जो हमें खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह होशियार लोगों को यह सोचने को लुभाती है कि वे कभी हार नहीं सकते। जितना आपको लग रहा है आप अजेय नहीं हैं। और यदि आप ये मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी यह सामान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि यह होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे। जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं, असफलता का सामना करने की तरकीब यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से न झकझोर दे और एक बार फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता के भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वो दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानियों पर नज़र डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। जॉन बोगले वैनगार्ड के संस्थापक थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते।
शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनगेट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान जो एक हैज फंड प्रबंधक था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए जितने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नोवेल कैच 22 की पूरी कालावधि में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त। मैं इस शब्द की सरल वग्मिता से स्तब्ध रह गया। स्तब्ध, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वो एकदम सही था। हमारे समाज के एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। ये कितना तीक्ष्ण और शक्तिशाली है। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त न होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूँ और देखते हैं कि वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने दो उपलब्धियां प्राप्त की। वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकिन्सी के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके थे। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वो कर सकते थे, और वे जो चाहते थे वो मात्र एक सेंटा मिलीनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे। वे हर हाल में ये पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के रूप में भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वे समूह में रहना चाहते हैं। वो एक अरबपतियों का समूह है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सॉक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफे ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। ये एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफे के समर्थन से निश्चय ही उनके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने से 16 सेकंड बाद जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रखकर राजरत्नम नाम के एक हैज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन स्टॉक के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बुफे गोल्डमैन सौदे की घोषणा हो गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजरत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। ये इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। ESC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था, और अभियोक्ताओं के लिए कहें यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजरत्नम दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्फी मेडॉन का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मेडॉफ चार्ल्स पॉन्जी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पॉन्जी चालबाज है। मेडॉफ निवेशकों के 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्ण रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह बाद यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मेडॉफ गुप्ता की तरह एक जालसाज के अलावा और कुछ भी नहीं था। पॉन्जी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वो एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मेडॉफ एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वो इस काम में बहुत अच्छा था
1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडॉफ की मार्केटिंग मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म स्थापित की है, मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, जो स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडॉफ फर्म द्वारा एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मैडॉफ की इतनी फर्म जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि ये अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पैनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर से अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। ये किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं है जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडॉफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडॉफ के व्यवसाय की मार्केट मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष 25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडॉफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। इसने उसे अत्यधिक और वैध के रूप से समृद्ध बनाया। और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हों, वो और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जो उत्तर जीविता के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसके दूसरों को चोट पहुंचाने से ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडॉफ ने किया वो अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय शक्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सबको जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हैज़ फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफे ने बाद में इसका इस तरह वर्णन किया। वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वो सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और ये मूर्खता है, ये साफ मूर्खता है। जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हैं जो ज़रूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और जो ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। ये ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हों जैसे गुप्ता और मैडॉफ के पास थे, लेकिन किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन में एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत पूरी कर सकें और साथ ही उनमें से भी काफ़ी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से कुछ हैं, ये बातें ज़रूर याद रखें। पहला, सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को चलने से रोकता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और ये खतरनाक होता जाता है। जब ज़्यादा का स्वाद ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। आधुनिक पूंजीवादी 2 चीज़ों में माहिर हैं, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोझ के बिना जीवन में कुछ मज़ा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। दूसरा, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रतिवर्ष $5 लाख कमाता है। वो हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो उस टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का अनुबंध है,
अब तुलना करें तो वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउस की तरह सोचें। 36 मिलियन प्रतिवर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हैश फंड प्रबंधकों की सूची 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाता है, वो शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड प्रबंधक से करता होगा, जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफे के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई, एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा ये है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची क्यों है कि वस्तुतः कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसी लड़ाई है जिसे कभी नहीं जीता जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कभी लड़ा ही ना जाए। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लॉस वेगस जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन से खेल खेलते हो और कौन से कसिनों में? डीलर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लॉस वेगस के कसिनों में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि जैसे ही आप अंदर आएं, वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम में करता हूँ। तीसरा, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवादी के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमताओं को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। पर्याप्त का मतलब ये समझना कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। ये जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं। यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकनीक खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। ये अबोध रूप से कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम न रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोव जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है, और जो भी हो, हर एक संभाव्य डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। चौथा, बहुत सी चीज़ें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना भी अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा अनुरक्त न हो, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियाँ या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी, और ये तभी तकलीफ़ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूँ। ये शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है, और मुझे लगता है कि एक ऐसे आदमी को खुद का तसल्ली देने का बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य है, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाए। ये अगला अध्याय है। अध्याय 4, विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की 84.5 बिलियन की शुद्ध संपत्ति में से 81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थता संभालने के लिए नहीं बने हैं। एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य संबंध क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। हम हेमयुग के अरबों वर्ष के इतिहास को ही ले लीजिए, और वो अपने धन को बढ़ाने के लिए जो सिखाते हैं। पृथ्वी के बारे में हमारी वैज्ञानिक जानकारी जितना आप सोचते हैं उससे नवीन है। ये जानने के लिए कि धरती कैसे काम करती है,
हमें इसकी सतह की गहराई तक खोदना पड़ता है, जो हम कुछ समय पहले तक भी नहीं कर पाए थे। जब हम अपने ग्रह के मूल तत्व का पता भी नहीं कर पाए, आइजैक न्यूटन ने उससे सैकड़ों साल पहले तारों की गति का अनुमान लगा लिया था। 19वीं शताब्दी में जाकर वैज्ञानिक इस बात से सहमत हुए कि अनोखे बार पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। बहुत से प्रमाण होने के कारण इसके विरुद्ध जाने की संभावना ही नहीं थी। संसार भर में एक समय में जमे हुए विश्व के निशान भरे हुए थे। अव्यवस्थित रूप से यहाँ वहाँ बिखरे विशाल शिलाखंड, महीन परतों के कुरेदे हुए चट्टानी तल, ये प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सिर्फ एक हिमयुग नहीं आया था, बल्कि 5 अलग अलग हिमयुग जिन्हें मापा जा सकता है। ग्रह के जमाने फिर से पिघलने और फिर एक बार फिर से जमाने में लगी ऊर्जा चौंका देने वाली है। आखिर पृथ्वी पर हो रहे इन चक्रों का कारण क्या हो सकता था? यह संभवतः हमारे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली बल होना चाहिए, और ये था भी, बस वैसे नहीं जैसा कभी ना सोचा हो। हिमयुग क्यों आया, इसके बारे में अनेकों परिकल्पनाएं थीं। उनके महान काय भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ये परिकल्पनाएं उतनी ही भव्य थी। ऐसा माना जा रहा था कि पर्वत श्रृंखलाओं के उठने से पृथ्वी की हवाओं में आए बदलाव ने जलवायु को भी बदला होगा। कुछ परिकल्पनाओं ने इस विचार का समर्थन किया कि हिम प्राकृतिक अवस्था है जो महाकाय ज्वालामुखी विस्फोट से बाधित होती है, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। लेकिन इनमें से कोई भी परिकल्पना हिमयुग के चक्रों का वर्णन नहीं कर सकती। पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति या बड़ा कोई ज्वालामुखी विस्फोट किसी एक हिमयुग का कारण नहीं हो सकते। इससे 5 हिमयुगों की चक्रीय पुनरावृत्ति को नहीं समझाया जा सकता। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मिलुटिन मिलानकोविक नामक एक सर्बियन वैज्ञानिक ने अन्य ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष स्थिति का अध्ययन किया और हिमयुग संबंधी एक परिकल्पना सामने रखी, जो अब हम जानते हैं कि यही है। सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गमन को हल्के से प्रभावित करता है और सूरज की ओर झुका देता है। इस चक्र के हिस्से के दौरान, जो दसियों हजारों वर्षों तक चल सकता है, पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध को निर्मित रूप से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम सौर्य विकिरण मिलता है। और यहाँ ये और दिलचस्प हो जाता है। मिलानकोविक की परिकल्पना ने आरंभ में ये माना कि पृथ्वी के गोलार्धों के झुकाव ने ऐसी कठोर शीत ऋतु को जन्म दिया जिसके कारण ये ग्रह बर्फ में परिवर्तित हो गया। लेकिन राहमिदिर कोपेन नाम के एक रूसी अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री ने मिलानकोविक के शोध का गहराई से अध्ययन किया और एक अद्भुत सूक्ष्म भेद खोज निकाला। मध्यम रूप से ठंडी ग्रीष्म ऋतु बर्फीली अपराधी नहीं थी, न कि ठंडी शीत ऋतु। यह तब शुरू होता है जब कोई ग्रीष्म ऋतु इतनी गर्म नहीं हो पाती कि पिछली शीत ऋतु की बर्फ पिघला सके। बची हुई बर्फ का आधार आने वाली शीत ऋतु में बर्फ का जमना और आसान कर देता है, जो अगली ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के जमे रहने की संभावना को बढ़ा देता है और फिर आने वाली शीत ऋतु में अधिक जमाव का कारण बनता है। शाश्वत बर्फ अधिक सौर्य विकिरणों का प्रतिबिंब करती है, जिससे ठंडक बढ़ती है। फिर और अधिक हिमपात होता है और ये चलता रहता है। कुछ सैकड़ों वर्षों के अंतराल में ये मौसमी बर्फ बढ़कर महाद्वीपीय बर्फ की चादर में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह ये रोमांचक शुरुआत हो जाती है। विपरीत दिशा में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक कक्षीय झुकाव जो अधिक सूरज की रोशनी आने दे शीतकालीन बर्फ को अधिक पिघलाता है, जिससे आने वाले वर्षों में कम सौर्य विकिरण प्रतिबिंबित होती है। फिर तापमान बढ़ता है, जिससे अगले वर्ष हिमपात में कमी आती है, इत्यादि। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। यहाँ अद्भुत बात यह है कि किस प्रकार परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तनों से इतना बड़ा विकसित हो सकता है। शुरुआत होती है किसी ठंडी ग्रीष्म ऋतु की बची बर्फ की एक महीन परत के साथ, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देगा, और फिर भूगर्भीय रूप से पलक झपकते ही पूरी पृथ्वी कई मीलों मोटी बर्फ की सतह से ढक जाती है। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन स्कूल्स कहते हैं, बर्फ की मात्रा जिससे बर्फ की चादर बनती है वो इतनी ज़रूरी नहीं जितना ये तथ्य है। बर्फ कितनी भी कम हो वो बनी रहती है। हिमयुग से एक बड़ा सबक यह मिलता है कि ज़बरदस्त नतीजों के लिए ज़बरदस्त ताकत की आवश्यकता होती है। अगर कुछ जमा होता जाता है, अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नजर आए। ये इतना तर्क के परे हो सकता है कि आप क्या संभव है, विकास कहाँ से आता है और कहाँ तक जा सकता है, उसे वास्तविकता तय कम आंकेंगे। और धन दौलत पर भी यही लागू होता है। वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की,
इस पर 2000 से भी अधिक किताबें लिखी जा चुकी है। उनमें से कई बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसी कुछ भी हैं जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है। बफे की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। मेरे इस किताब को लिखने के समय वॉरेन बफे की शुद्ध संपत्ति 84.5 बिलियन है। उसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर 50वें जन्मदिन के बाद पूंजित हुई और 81.5 बिलियन डॉलर लगभग 65 वर्ष की उम्र में सामाजिक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त करने के बाद आई। वॉरेन बफे एक असाधारण निवेशक हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश कुशाग्रता से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी यह है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक असाधारण निवेशक रहे हैं। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश आरंभ किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए होते, शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। एक छोटे विचार परीक्षण पर नज़र डालिए। बफे ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश शुरू कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचते हुए उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी, या 9.3 मिलियन डॉलर मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद। लेकिन अगर वे कोई सामान्य व्यक्ति होते जिन्हें अपनी किशोरावस्था और युवावस्था दुनिया घूमते हुए अपनी अभिलाषा ढूंढते हुए बिताई होती और 30 साल की उम्र में उनकी शुद्ध संपत्ति मान लीजिए $25,000 होती, और मान लेते हैं कि वे फिर भी असाधारण वार्षिक निवेश प्रतिफल कमाने में सक्षम रहते जो उन्होंने उत्पन्न किया है, लेकिन 60 की उम्र में निवेश करना छोड़ देते जिससे गोल्फ खेल सकें और अपनी नाती पोतों के साथ समय बिता सकें, आज उनकी शुद्ध संपत्ति का मोटा अनुमान कितना होता? 84.5 बिलियन डॉलर तो नहीं, 11.9 बिलियन डॉलर। उनकी वास्तविक शुद्ध संपत्ति से 99.9% कम। प्रभावी रूप से वॉरेन बफे की वित्तीय सफलता को उस वित्तीय आधार से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपनी किशोरावस्था में बनाया और वह दीर्घायु जिसे अपनी वृद्धावस्था में कायम रखा। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका राज समय है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए। बफे अब तक के सबसे धनी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वे महान नहीं हैं, कम से कम जब औसत वार्षिक प्रतिफल से मापा जाए। हैज फंड रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज के प्रमुख जिम साइमंस ने 1988 से लेकर 66% प्रतिवर्ष की दर से धन की कंपाउंडिंग की है। कोई भी इस रिकॉर्ड के निकट भी नहीं पहुंच सका। और जैसा कि हमने अभी देखा, बफेट ने लगभग 22% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंडिंग की है, उसका बस 1/3। साइमंस की शुद्ध संपत्ति इस किताब को लिखने समय $21 बिलियन है। वे और मैं जानता हूँ कि ये कितना हास्यास्पद सुनाई पड़ता है। जब हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो बफे से 75% कम धनी है। अगर साइमंस इतने अच्छे निवेशक हैं तो फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 वर्ष तक की उम्र तक निवेश आरंभ नहीं किया था। बफे की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम वर्ष बचे थे। अगर जेम्स साइमंस ने बफे की तरह 70 वर्ष की अवधि तक 66% की दर से वार्षिक प्रतिफल कमाया होता तो उनकी संपत्ति, दिल थाम कर सुनिए, 63 ट्रिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन और $160,000 होती। ये आंकड़े हास्यास्पद और अव्यवहारिक दिखाई पड़ते हैं। बात असल में यह है कि वृद्धि अनुमान में लगने वाले बदलाव हास्यास्पद और अव्यवहारिक आंकड़ों को जन्म दे सकते हैं। इसलिए जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है, वो है हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफे इतने धनी क्यों हैं, हम अगर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी, या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र के बजाय 20 की उम्र में बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के लिए उनके पास कितनी राशि होती। इसने उनका जीवन बदल दिया, लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वो ये है कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफ़ी सहजज्ञ होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 जोड़ने को कहूँ तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो 72 है। अगर मैं आपको 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 का हिसाब लगाने को कहूँ तो आपका सिर फट जाएगा, जो कि 13,42,17,728 है। IBM ने 1950 के दशक में
3.5 मेगाबाइट की एक हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में ये संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत में IBM विनचेस्टर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद ड्राइव का आकार घातीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया। 1990 के शुरुआत की दशक में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था और फिर धम्म मानो विस्फोट हो गया। 1999 में एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया। 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट। 2006 नए iMac में 250 गीगाबाइट। 2011 4 TB की पहली हार्ड ड्राइव। 2017 60 TB की हार्ड ड्राइव। 2019 100 TB की हार्ड ड्राइव। अब इस सब को साथ रखकर देखिए, 1950 से 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की। 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन गीगाबाइट प्राप्त किया। यदि आप एक टेक्नोलॉजी आशावादी होते हैं तो 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा या फिर 10,000 गुना अधिक। यदि आप ज़्यादा दूर का अंदाज़ा लगाते, कुछ ने कहा होता मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन यही सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति का अनदेखा कर देते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। लेखक स्टीवन लेवी ने कहा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमान में ही अटकी हुई है। यहाँ स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे संरक्षित रखना आवश्यक है। चीज़ों में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, आप इसके आदी कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहजज्ञ न हो, हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर सकते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए हम रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से किसी एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है। और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है। आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंग कार्यनीतियों और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट होना चाहिए। इसमें एक पृष्ठ है जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालिक चार्ट है। यहाँ व्यवहारिक सीख ये है कि कंपाउंडिंग का प्रति अंतर प्रज्ञात्मक स्वभाव अत्यधिक निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को वे क्या सिखाते हैं और क्या करते हैं, उसमें लगने वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार ये अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं है, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बारगी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से हैं जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें। तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार न रखा जा सके सुखद कहानियों का रूप लेते हैं। उन कहानियों को सुनाने के लिए हम अगले अध्याय की आवश्यकता होगी। अध्याय 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक ये है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ये कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययता और असुरक्षा का मिश्रण है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। आइए 2 निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग 1 शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ, जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है। वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशक में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 2029 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया।
जिसके दिनों के बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्हें अपने बच्चों के साथ रोता हुआ जेसी के दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी माँ इतनी व्याकुल थी कि दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों के हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, ये समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को ये खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूद से वे स्टॉक मार्केट में गिराव पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए और जो भी चाहें वो कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। जैसी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो प्रस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सेलेंडर 225 ब्रॉडवे के वकील से कल माउंट वर्नन की श्रीमती अब्राहम जर्मांस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी जो गुरुवार से लापता हैं। 50 वर्षीय जर्मांस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं। सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में जमकर निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मांस्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट के एक स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकट टैप को फाड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉडवॉक की ओर जा रहे थे और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मांस्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियाँ फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वासी और बड़े से बड़ा निवेश किया। ये उनके सर के ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए और उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से नहीं देखा गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे लेकिन धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूँगा। जैसा कि आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची के प्रति दशक औसत लगभग 20% का आवर्त है, जिसके कारणों से मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य को राशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवादी कठिन है, लेकिन ऐसा होने के कारण कुछ हद तक ये भी हैं कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वो उतनी ही आसानी से आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययता इस कारण को मानने के लिए आवश्यक है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी हैं। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं किया जा सकता।